नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक नक्सलिज्म, नक्सलवाद। मैं डॉक्टर अरविंद बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर बीसीबी। मेरा ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको डिटेल में समाजशास्त्र से संबंधित और भी जानकारियाँ मिलती रहें। जब बात की जाती है नक्सलवाद की तो हमारे दिमाग में आता है एक ऐसी समस्या, ऐसी गतिविधि जिसके कारण समाज में अनेक तरह की समस्याएं पैदा होती हैं, जो राष्ट्रीय एकता के लिए घातक गतिविधि है। इस गतिविधि के कारण भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में लोग परेशान होते हैं, सरकारें परेशान होती हैं, परिवार के परिवार टूटते जाते हैं, लेकिन ये समस्या पूर्णतः समाप्त नहीं हुई। हालांकि सरकारों द्वारा समय समय पर इसको ख़त्म करने के अनेक प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन फिर भी चूँकि ये एक विचारधारा के रूप में भी व्याप्त है। भारत में ये जानते हैं कि जाति प्रथा के कारण व्यवसाय जन्म से निर्धारित हो जाता है, जिससे कुछ जातियों की आर्थिक स्थिति बदहाली की तरफ चली जाती है। इस बदहाली की समस्या से सामाजिक आर्थिक असमानता दिखाई पड़ती है। इस असमानता से ही समाज में अव्यवस्था पैदा होती है। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो सामाजिक न्याय और परिस्थिति की समानता और सभी को अवसरों की उपलब्धता उनके मूलभूत अधिकार के अंतर्गत सुरक्षित किया गया। अर्थात देश आज़ाद होने के बाद हमारे संविधान में व्यवस्था की गई, धर्म जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव व्यवहार नहीं किया जाए। लोग जाति, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ग एवं व्यवसाय के आधार पर एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं। मतलब संविधान में व्यवस्था जरूर की गई, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी देश के अनेक कोनों में, अनेक स्थानों पर धर्म की बात हो, क्षेत्र की बात हो, वर्ग की बात हो, जाति की बात हो, व्यवसाय की बात हो, उसको लेकर भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, जिससे भारत में विचलित व्यवहार होते हैं, विघटित व्यवहार होते हैं, विघटन का रास्ता चल पड़ा है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए बाधा है। भारत में वैसे बहुत सारी समस्याएं, जिसमें क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, संप्रदायवाद है, वो सब समस्याएं अब राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती हैं। लेकिन नक्सलवाद भी एक ऐसी समस्या है जो सामाजिक अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। इस समस्या ने भी सामाजिक एकता स्थापित करने में एक नकारात्मक भूमिका अदा की है। इसके जो शुरुआत करने वाले में कहे जा सकते हैं चारू मजुमदार के अनुसार, चारू मजुमदार ये कहती है ये आंदोलन है जिसमें नीमू सिंह, खेमू सिंह और पटेल सिंह ने इसको समर्थन दिया है और समर्थन देकर अनेक नक्सलवादी गतिविधियों व किसान विद्रोह को तेज करवाने में अपनी भूमिका अदा की है और इन्होंने शासन के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई है। कानून की परिभाषा के हिसाब से यह एक सामाजिक समस्या है। यह आतंकवादी की परिभाषा में खरा उतरता है, क्योंकि ये आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, या कहा जाए इसके अंतर्गत जो गतिविधि होती है वही सब गतिविधि आतंकवाद में होती है। यानी कुछ लोग इसको आंदोलन जरूर कहते हैं, लेकिन इसकी जो गतिविधि है वो आतंकवाद से जुड़ी हुई है। यह निर्धनता, अपराध, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता व आत्महत्या जैसी सामान्य समस्या नहीं है। ये समस्या पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, असम, बिहार, मध्य प्रदेश में फैली हुई 1967 में ये पहली बार पहचान में आई थी। 1970 में ये नियंत्रण में आ गई थी, लेकिन पिछले 10-12 सालों से, 20-25 सालों से ये फिर दिखाई दी है और ये 10 राज्यों में मुख्य रूप से और 180 जिलों में मुख्य रूप से दिखाई जाती है। इस समस्या के पीछे बुद्धिजीवियों का भी है, बुद्धिजीवी भी इसको समर्थन देते हैं। देश का जो राजनीतिक नेतृत्व भी जो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, इसके समर्थन में काफ़ी लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, लेख लिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र व राज्य सरकारें मजबूत कदम नहीं उठाती हैं, जिसके कारण राजनीतिक दल नक्सलवाद की खुलेआम समर्थन देते हैं, चाहे वो डर से या किसी और कारण से। अनिल चमड़िया ने बताया है
कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के काल में इस बात को दोहराया गया कि नक्सलवाद देश के लिए खतरा है। 1970 के आसपास या 60 के दशक में अर्थशास्त्री रहे मनमोहन सिंह जी में नक्सलवाद को सहानुभूति देते रहे। इसका अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो ये एक तरह का जो शुरुआत है वो शुरुआत विशेष रूप से हमको दिखाई पड़ती है पश्चिम बंगाल में। इसके अर्थ को लेकर अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की तथा कथित सामाजिक विचारधारा है यह हिंसा के प्रयोग को सही ठहराती है, अर्थात इसको हिंसा के जरिए भी इस गतिविधि को पूरा किया जाता है। नक्सलवाद को किसी भी स्थिति में आंदोलन नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग जैसे आंदोलन कहते हैं, जैसे कि चारू मजूमदार, जबकि ये आंदोलन नहीं है, क्योंकि आंदोलन में सामाजिक व्यवस्था में उन संशोधनों पर जोर दिया जाता है जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी है। इसमें भाग लेने वाले लोग के मूल्यों के प्रति श्रद्धा नहीं है, अर्थात उनमें श्रद्धा नहीं पाई जाती है। सामाजिक आंदोलन एक ऐसा प्रयत्न है जिसमें जीवन की एक नवीन व्यवस्था निर्मित होती है, ऐसा ब्लूमर भी कहते हैं। नक्सलवाद आंदोलन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें ये सब गतिविधि नहीं होती है। क्या फिर नक्सलवाद एक आतंकवाद है? क्योंकि इसमें गंभीर वातावरण उत्पन्न किया जाता है और भय का माहौल बनाया जाता है। आतंकवाद में हिंसा का प्रयोग भी किया जाता है और लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। संघर्ष की एक रणनीति तैयार की जाती है और उसके शिकार में भय पैदा किया जाता है। ये क्रूर व्यवहार है जो मानवीय प्रतिमानों का पालन नहीं करता है, अतः यह एक आतंकवाद है। ऐसा रामानुजा साहब भी कहते हैं कि आतंकवाद की गतिविधि में हिंसा का समावेश होता है, उसमें शिकार के अंदर भय पैदा किया जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं ये आतंकवादी गतिविधि है। जैसा कि हम अब इतिहास की बात कर रहे थे, ये नक्सलवाद जो शब्द है ये एक तरह का नक्सलवाड़ी एक गांव था पश्चिम बंगाल में, वहीं से निकला हुआ है। उस गांव में कुछ ऐसी गतिविधि होती थी जिसके कारण जो वहाँ के जमींदार लोग थे वो वहाँ के दलितों का शोषण करते थे, वहीं से ये गतिविधि स्टार्ट हुई। इन्हें वाम उग्रवादियों का समर्थन मिलता रहा। बाद में माओवादी राजनीतिक विचारधारा व भावनाओं का समर्थन माने जाते हैं। 1967 में भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो बाद में टूटकर भाकपा माले बनी, उनके जरिए इसको समर्थन दिया गया। प्रारंभ में यह पश्चिम बंगाल में था, धीरे धीरे छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश व अन्य राज्यों तक फैला। खासकर इस विचारधारा में जिस नक्सलवाद को जन्म दिया वह अपने उद्देश्यों से भटक गया। मतलब एक तरह से शुरुआत हुई थी जमींदारों के खिलाफ, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने लगा। आंध्र प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ, फिर आंध्र प्रदेश में बहुत तेज़ी से फैला। आंध्र प्रदेश के पीपुल्स वार ग्रुप ने राज्य में गहरी जड़ें जमाना शुरू कर दिया था। 60 जिलों में विशेष रूप से ये दिखाई दिया, सक्रिय रहा। 20 जिले जिसमें से आंध्र प्रदेश के थे, मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में जो कि छत्तीसगढ़ में आते हैं, वहाँ जनजातियों को ज़्यादा समर्थन मिला। 1983 में नक्सलवाद एक संगठित रूप में छत्तीसगढ़ में बढ़ता रहा। बस्तर जिला नक्सलवाद का एक केंद्र रहा। इसके अगर हम कारण की बात करते हैं तो कारण हमको दिखाई देता है नक्सलवाद के ग्रामीण जनजातियों के द्वारा नगरीय क्षेत्रों पर कब्जे की योजना बनाई गई। इसकी जो असफलता का कारण है उसमें विशेष रूप से यही बात है कि नक्सलवादियों के द्वारा ग्रामीण जनता को एक अपने साथ लेकर ये कहा जाता था कि शहरों पे कब्जा करो, नगरीय क्षेत्रों पर कब्जा करो, जो कि एक नकारात्मक था। इसके कारण इसको समर्थन नहीं मिला। नक्सलियों का ये भी उद्देश्य रहा कि वो गुप्त संगठन बनाते रहे, सरकार से छिपकर ऐसे संगठन बनाते रहे, उनको स्थापित करते रहे। उनका मेन फोकस इस पे रहा, जिससे आगे चलकर उसका भी समर्थन इनको नहीं मिला, उन लोगों का समर्थन नहीं मिला, अर्थात वो लोग भी धीरे धीरे अलग होते गए। इसके कारण भी ये असफल रहा। अपने वर्ग के शत्रुओं के खिलाफ करने में मजूमदार साहब ने
एक शब्द यूज किया, ख़त्म, मतलब उनको ख़त्म कर दो, जो सफल नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जो मंशा थी वो बहुत ही गलत थी। इसके कारण भी नक्सलवाद आगे सफल नहीं पाया। अनेक गलत लोगों को दल में सम्मिलित किया गया, उन गलत लोगों के सम्मिलित करने से भी ये गतिविधि आगे तक नहीं बढ़ पाई। अनेक ऐसे लोग, अनेक ऐसे दुर्दांत आतंकवादी, दुर्दांत अपराधी इसमें जुड़ते चले गए, जिसके कारण ये आगे नहीं चल पाया। आंतरिक कलह के कारण काफ़ी पहले कांग्रेस पार्टी के जो जासूस थे उन्होंने इसमें प्रवेश किया और मजूमदार को गिरफ्तार करवा दिया। अर्थात कांग्रेस पार्टी ने इसको ख़त्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बाद में ये भी देखा गया कि ये लोग, काफ़ी लोग अत्याचारी बन गए, इसी कारण ये आगे नहीं बढ़ पाया। इसकी जो वर्तमान स्थिति है उसमें है सरकार द्वारा नक्सलियों की गतिविधियों को निरंतर समाप्त करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। उनकी विभत्स गतिविधियों को समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। लेकिन फिर बात आती है, ये नक्सलवादी गतिविधि हुई क्यों, इसका कारण क्या था? एक तो ये था, सीधे सीधे समझ में आती है, गरीबी, निर्धनता, बेरोजगारी, जिसके कारण इसका जन्म हुआ पश्चिम बंगाल में। जमींदारों द्वारा शोषण किया गया गरीबों का, उनको बेघर कर दिया गया, उनको परेशान किया गया, जहाँ से ये गतिविधि आगे बढ़ी। एक वर्ग का समर्थन इसको मिलता गया, जिसके कारण ये गतिविधि आगे बढ़ती रही थी। इसमें कुछ राजनीतिक खेल भी हुआ, लोगों ने वोट बैंक की राजनीति के कारण इनको समर्थन दिया, जिस कारण ये पहले तो उनके पक्ष में रही, बाद में उनके लिए ही घातक सिद्ध हुई। इसका जो परिणाम हुआ, इसका दुष्प्रभाव हुआ, उसमें एक प्रभाव जो मुख्य रूप से कहा जाता है राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा, सामाजिक विघटन की स्थिति पैदा हुई, पारिवारिक विघटन हुई, परिवार टूटे, घर बार छोड़ दिया गया लोगों द्वारा, आर्थिक विकास में बाधा पड़ी। इस तरह से हम देखते हैं कि ये भी दुष्परिणाम। इसको समाप्त करने के लिए विशेष रूप से हम 2-3 बातें तय करना चाहते हैं कि ऐसा कठोर कानून बनना चाहिए जिससे कोई भी इस तरह की गतिविधि करने के लिए पुनः तैयार ना हो। अपना विरोध प्रदर्शन करे गलत गतिविधियों पे, लेकिन इसका मतलब वो आतंकवादी थोड़ी बन जाएगा। इसलिए कठोर कानून के जरिए ऐसे आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोगों को तुरंत समाप्त करने का कानून बनना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर राजनीतिक दलों के लोगों को सोचना होगा, तभी ये चीज़ समस्या समाप्त हो सकती है। सेना के अधिकारियों को विशेष रूप से अपने सेना को कठोर कानून बनाना होगा, कठोर, उनको यह कहा जाए सेना को खुली छूट देनी होगी, तभी वो इन नक्सलवादियों को पकड़ने में अपनी भूमिका सक्रिय रूप से निभा सकते हैं, तभी वो उनको ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि जब तक कि सेना को पूरा समर्थन नहीं मिलेगा, सेना को पूरा अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक वो इन गतिविधियों को समाप्त करने में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सामाजिक असमानता को खत्म करने का प्रयास करना होगा बुद्धिजीवियों को, समाज के लोगों को, कि सामाजिक असमानता कैसे खत्म हो, उसके लिए आगे आना। अगर सामाजिक असमानता खत्म हो जाएगी तो अपने आप इस तरह की समस्याएं कभी भी पैदा नहीं हो सकती। वो ठीक है, ये सुझाव है, लेकिन नक्सलवादी जो शुरुआत हुई थी पश्चिम बंगाल में, ये एक तरह से असमानता के कारण ही हुई थी, शोषण के खिलाफ हुई थी। बात अब ये भटक गई और अपने नकारात्मक रूप में आई, लेकिन आगे से इस तरह की गतिविधि ना हो, इसके लिए देश के बुद्धिजीवियों को, देश के समाज सेवकों को इसमें आगे आना होगा, ताकि आगे से इस तरह की कोई गतिविधि ना हो।